हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को पता है कि वो 26 जुलाई को अभी शेड्यूल्ड है। और आज 8 तारीख आपकी खत्म हो चुकी है, यानी कि कल से अगर हम जोड़े तो मोटा मोटी हमारे पास 16 से 17 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में मैं आपको सिंसियर समझ के ये मान के चलता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। और अभी पढ़ाई से ज्यादा आप मॉक टेस्ट्स और रिवीजन ज्यादा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो की हम बात करें तो ये जो वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। इसके प्रोविजंस, इसके पार्ट्स, आर्टिकल्स और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे शेड्यूल या अमेंडमेंट्स। तो ये सारी चीजें आप अगर पीवाईक्यू आपने देखा होगा बीपीएससी की या किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में या तो इंडिपेंडेंट तरीके से मिलेंगे या फिर किसी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल जाएगी। इसलिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। पर इसके साथ दिक्कत है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इतनी बल्कि डॉक्यूमेंट है कि it is not humanly possible for us to remember each and every article and each and every amendments। पर क्या करें, एग्जामिनेशन में भी ये पूछी जाती है, तो इसको छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, हम समझें और बारी बारी से समय निकाल करके इसके प्रोविजंस को, आर्टिकल्स को, अमेंडमेंट्स को, इन सबको हम रिवाइज करें। अभी एग्जामिनेशन से 2 हफ्ते अब दूर है और आपके सामने कई सारे टॉपिक्स होंगे, कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको रिवाइज करना होता है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आप सब में भी कई सारे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपने सोचा होगा कि वो आप करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिवीजन करेंगे, अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे, शेड्यूल्स को देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप उसके लिए उचित समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए और इन जनरल सबके लिए भी ये जो पर्टिकुलर सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ, तो ये जो एमसीक्यू फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिवाइज करने वाले हैं, और खास करके इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को और जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं उनको हम इस सीरीज के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो इससे आपका बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है। इसमें हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। बाकी जो पॉलिटी है हमारी है उसके ऊपर ज़्यादा बात इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि हम जो ये इजी टारगेट्स हैं, हमारे लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं, हम उनको सबसे पहले हमें उनको अपने जेब में करना पड़ेगा। इसलिए इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि आप इसको कितने बेहतर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं कि और कितनी बार आप रिवाइज कर रहे हैं और आप कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में इसको रिकॉल कर पा रहे हैं। पर रिकॉल करने के लिए आपको
रिवाइज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और रिवाइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं मानता हूँ कि अगर आप इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर सॉल्व करने के क्रम में आप अपनी मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उससे आपकी रिटेंशन पावर और जो भी आप कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रिटेन रहती है। इसलिए ये जो वीडियो है, ये जो टोटल आपको 4 वीडियोज मिलेगी, मैंने ऐसे कुछ 100 क्वेश्चंस हैं जिनको 4 सेट में मैंने बांटा हुआ है। तो हर सेट में आपको 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इनफैक्ट मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ ही। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, उसके आर्टिकल्स को और अमेंडमेंट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। पर हाँ, जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठे, क्योंकि जहाँ पे आपको दिक्कत हो गई है उस पॉइंट को आप जरूर उसमें नोट करें। ये जो 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट में हम एक ही चीज बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन हर पार्ट में हमारे जो क्वेश्चन की फॉर्मेट होगी और क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो अलग अलग है। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, अगले फर्स्ट सेट में जाएंगे, दूसरे तीसरे चौथे सेट में, तो वहां पे आप देखेंगे कि हम एग्जामिनेशन को इम्यूलेट करने की कोशिश करेंगे, कि हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। बाकी बेसिक बातें इसमें कुछ और है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हम सेट बाय सेट 25 क्वेश्चन के 4 सेट हैं जिनके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स और उसके अमेंडमेंट्स और उनके प्रोविजंस को समझने की, पढ़ने की और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहली क्वेश्चन जो है आपके सामने, पहली क्वेश्चन आपसे कह रही है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी पार्ट डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में कंपाइल हुई थी तो इनिशियली उसमें 22 पार्ट हुआ करते थे, और अभी जो अमेंडमेंट्स हुई, पार्ट 7 हटाई गई, फिर कुछ नए पार्ट्स ऐड किए गए। तो अभी करेंटली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 25 पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 25 पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, ये हमसे पूछी जा रही है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? आसान क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर दे पाए। फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। पर हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम बाकी जो भी ऑप्शंस हैं उनके थ्रू भी अपने मेमोरी को मजबूत करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो हम बाकी ऑप्शंस को भी यहीं पे समझ लेते हैं। तो जो हमारी पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या है, कौन सी सब्जेक्ट है? पार्ट 2 बात करती है सिटीजनशिप को लेकर के, सिटीजनशिप की बात करती है। और ये जो पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, तो ये कौन से आर्टिकल कवर करती है? ये कवर करती है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। तो ये 3 चीज आपको कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी पार्ट है और कौन सी सब्जेक्ट मैटर है उस पार्ट में, और कौन सी आर्टिकल कवर हो रही है। तो पार्ट 2 सिटीजनशिप और आर्टिकल से 5 से 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आपको बिल्कुल पता होंगे।
ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 टू 35, 12 से 35 तक आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स को कवर करती है। पार्ट 4 डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके जो आर्टिकल्स होंगे वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। और पार्ट 4 ए जो बाद में ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4 ए को ऐड की गई है, आप इसको एक बार याद करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 4 ए डील करती है फंडामेंटल ड्यूटीज को, और इसमें जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए। लेकिन इस आर्टिकल 51 ए में 10 एंट्रीज हैं, यानी कि 10 फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्चुअली 11 फंडामेंटल राइट्स हैं। सो वी हैव 11 नॉट फंडामेंटल राइट्स, वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनिशियली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे और बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड की गई है। अब यहाँ पे आपके सामने दो सवाल बने। एक सवाल कि ये पार्ट 4 ए कब ऐड की गई, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई, और यहाँ पे जो एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है, जो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, 51 ए के एंट्री, 51 ए क्लाउज के। एक और सवाल यहाँ से निकल के आती है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है 51 ए क्लॉज के, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, इसकी क्या है वर्डिंग टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो ये जो पार्ट 4 ए है, तो ये पार्ट 4 ए ऐड की गई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पर हम अभी उस दिशा में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है। तो एक तो ये बात हो गई कि पार्ट 4 ए कब ऐड की गई, तो पार्ट 4 ए ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। अब दूसरी क्वेश्चन ये है कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से 10 पहले से थे और एक बाद में ऐड की गई, तो ये जो बाद में ऐड की गई ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई, तो ये जो ऐड की गई ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई। और ये किस साल आई थी अमेंडमेंट, ये आई थी 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये जो 86 अमेंडमेंट एक्ट थी 2002 के, इसने तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको बन के आएगी। एक तो ये कौन से आर्टिकल को इसने चेंज किया, तो सबसे पहले इसने आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए इंट्रोड्यूस किया। ये आर्टिकल 21 ए क्या है, तो आर्टिकल 21 ए इज नथिंग बट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की ये गारंटी है। एवरी चाइल्ड फ्रॉम 6 to 14 years of age is entitled to have is entitled to get free and compulsory education. That is right to education under Article 21A। दूसरी जो इसने चेंज किया वो आर्टिकल है 51A में, एक नई एंट्री इसने
एंट्री के इसने इंट्रोड्यूस की। और ये जो एंट्री के है ये कहाँ से आई? ये आई आर्टिकल 45 से। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 की जो वर्ड्स थे उसके वर्डिंग में से 6 to 14 years को निकाल करके उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, और जो बच गई वो आर्टिकल 45 की रिवाइज टेक्स्ट है। आर्टिकल 45 की वो रिवाइज टेक्स्ट है। आर्टिकल 45 बिलोंग्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। और क्या है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हालांकि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट बाइंडिंग बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, बट it helps in it helps in what? It helps in guiding the policies of the government. अब एक बार आप इसको देख लेना, आर्टिकल 51 ए की बेसिकली ये क्या बात करती है, चूंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है इसलिए ये बात करती है कि जो भी पेरेंट्स या गार्जियन होते हैं वो 6 साल तक अपने बच्चों को 6 साल तक अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 to 14 years के अंडर राइट टू एजुकेशन। तो ये है हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये तीन बातों को आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और एक और चीज जो 4A पार्ट है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई? वो इंट्रोड्यूस की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन है नाइन्थ शेड्यूल। क्वेश्चन पूछ रही है कि नाइन्थ शेड्यूल किसको किसको पता है? एक बार सोचना खुद में, और अगर नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नाइन्थ शेड्यूल को ऐड की गई बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नाइन्थ शेड्यूल को ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पहले तो ये जान लो कि नाइन्थ शेड्यूल है क्या। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन फिर एक शेड्यूल ऐड की गई, नाइन्थ शेड्यूल। और ये जो नाइन्थ शेड्यूल ऐड की गई, ये ऐड की गई उन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, और जो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने में जरूरी थी जिन लॉज की। होती क्या थी कि उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो ए फंडामेंटल राइट। तो जब गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती थी, कोई लॉ बनाती थी जिससे प्रॉपर्टीज को एबॉलिश किया जाता था, तो ये कोर्ट में जाती थी और सुप्रीम कोर्ट इसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पे इन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती थी, इन लॉज को वाइड डिक्लेयर कर देती थी। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच इनकम्पास बनी रह जाती थी। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी कि वो लैंड रिफॉर्म्स करे, पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर रही थी। एंड बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट was declaring all these laws null and void. So the Parliament enacted this ninth schedule, and this ninth schedule contained all the laws that related to land reforms and abolition of zamindari in order to protect these laws from
getting struck down by the Supreme Court. Therefore, ninth schedule gives protection to laws in case of violation of फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस इन लॉज को, वैसे लॉज जो नाइन शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं, उन लॉज को सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट अब इन लॉज को जो नाइन शेड्यूल में डाले जाते हैं उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती। तो ये थी नाइन शेड्यूल। और ये जो नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस की गई थी, ये नाइन्थ शेड्यूल सबसे पहली अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर की गई थी। और ये पहली अमेंडमेंट एक्ट थी वो कब हुई थी? 1950 में। 1950 में पहली अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। बाकी जो आप अमेंडमेंट देख रहे हैं ऑप्शन में, 7th, 24th और 42nd, तो आप इनको कहीं पे नोट डाउन करना और खुद से कोशिश करना। गूगल की हेल्प लो, और जो गूगल में जो एक एआई मोड है, तो आप एआई मोड से तैयारी करो। तो वहां पे आप सर्च करो 7th अमेंडमेंट और देखो कि उसकी क्या प्रोविजंस हैं, कब इंट्रोड्यूस की गई, और जो उससे आपको लग रही है कि जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड चीजें हैं, वो उसको एक बहुत ही कम शब्द में, एक एक लाइन में उसको लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रही है कि आर्टिकल 21 ए, तो आर्टिकल 21 ए डील्स विद, अभी मैंने आपको बताया, इट डील्स विद राइट टू एजुकेशन। अच्छा, ये दी हुई है क्वेश्चन में, आर्टिकल 21 ए रिलेटिंग टू द राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड बाय। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया, सिंपल सी है। इसमें 86th अमेंडमेंट एक्ट, और ईयर आपको याद होनी चाहिए, ये कौन से साल में आई थी? 2000 में आई थी। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। सिंपल क्वेश्चन थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रही है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रही है कि विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन के लिए कौन से शेड्यूल है? तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता भी होगी कि ये 4th शेड्यूल में आती है। पहले शेड्यूल में क्या आती है? यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज पहले शेड्यूल में आती है। दूसरे शेड्यूल में क्या आती है? सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स। सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स, ये सेकेंड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड एफर्मेशंस, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल जो है वो बात करती है राज्यसभा में सीट्स की एलोकेशन, हर स्टेट की कितनी कितनी सीट्स होंगी राज्यसभा में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये फोर्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करती है? फिफ्थ शेड्यूल बात करती है शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज। एंड सिक्स्थ शेड्यूल डील्स विद ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये सिर्फ 4 ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। इनके ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है 6th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल क्या बात करती है? 7th शेड्यूल डील्स विथ लिस्ट्स, जो आप देखते हैं कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो ये सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात होती है 7th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल टॉक्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। और टोटल कितने हैं?
टोटल 22 हैं। इनिशियली कितने थे? इनिशियली 14 थे, बाद में 22 हुए हैं। तो ये जो 8 एडिशन हुए हैं, इसको आप देखना। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई, शॉर्ट वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि कब कौन से साल कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है। तो ये हो गई शेड्यूल 8। शेड्यूल 9 डील्स विथ, पिछले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, शेड्यूल 9 डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लॉज को प्रोटेक्ट करने की बात होती है शेड्यूल 9 में, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। शेड्यूल 10 डील्स विथ एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन, अब आप बताओ कि ये जो एंटी डिफेक्शन है शेड्यूल 10, वो कब आई थी और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी? शेड्यूल 11 डील्स विथ पंचायत एंड शेड्यूल 12 डील विथ म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये जो आई थी, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आई। तो ये आप जो 12 शेड्यूल हैं, आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं, तो थर्ड शेड्यूल डील्स विथ oaths and affirmations. Fourth schedule deal with allocation of seats in Rajya Sabha. Fifth schedule deals with scheduled areas, and sixth schedule deals with tribal areas of Assam, Tripura, Mizoram, Manipur. तो ये हमारी चौथी क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट हमारी पांचवी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछ रही है कि कौन सी आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। आर्टिकल 15 क्या बात करती है, आर्टिकल 16 क्या बात करती है, आर्टिकल 18 क्या बात करती है, ये आप कोशिश करो रिकॉल करने की। आर्टिकल 15 बात करती है कि स्टेट्स कैन नॉट discriminate on the basis of there are some criteria कि रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, इथनिसिटी, इन सारे चीजों के बेसिस पे स्टेट्स डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अनटचेबिलिटी की बात कौन करती है? आर्टिकल 17। बाकी आप ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो और आर्टिकल्स हैं, ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, आपके टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप तैयारी में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रही है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट इट कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आपको पता है कि ये पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में डीपीएसपी की बात होती है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की बात होती है, पार्ट 4 में डीपीएसपी की बात होती है, पार्ट 5 में फंडामेंटल ड्यूटीज है, और पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, एंड पार्ट 5 टॉक्स अबाउट द यूनियन। यहाँ पे जब आर्टिकल आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ये 12 से 35 तक है। डीपीएसपी भी आपको पता है कि ये 36 से 51 है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको पता है कि ये 51A है। और यूनियन की जो आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाती हैं 52 से 151 तक। तो पार्ट 5 में आ जाएंगी यूनियन। पार्ट 6 में क्या आती है? पार्ट 6 बात करेगी स्टेट्स की। पार्ट 7 पार्ट 7 को रिपील कर दी गई। और ये जो स्टेट्स के आर्टिकल्स हैं, आप देख लो कि जहाँ पे ये खत्म हो रही है यूनियन की 151, तो 152 से शुरू होगी और ये 237 तक जाएगी। पार्ट 7 में एक आर्टिकल थी 238 आर्टिकल थी, तो इसको भी रिपील कर दिया गया है।
पार्ट 8। पार्ट 8 क्या बात करेगी? यूनियन स्टेट हो गई तो अब क्या बची? यूनियन टेरिटोरीज। 238 हो नहीं सकती तो आर्टिकल 239, और कहाँ तक जाएगी? 242 तक। पार्ट 8 हो गई यूनियन टेरिटोरीज, तो पार्ट 9 यूनियन टेरिटोरीज के बाद क्या आती है? यूनियन टेरिटोरीज के बाद क्या आती है? तो पार्ट 9 टॉक्स अबाउट पंचायत। फिर वी हैव पार्ट 9A। और पार्ट 9A जैसा आप देख रहे हैं, तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई है। यहीं पे सवाल बनती है कि आपको बताओ कि पार्ट 9A कब इंट्रोड्यूस की गई? तो पार्ट 9A टॉक अबाउट पंचायत होगी, तो उसके बाद हमारी म्यूनिसिपैलिटी आएगी। और म्यूनिसिपैलिटी आ गई और नेक्स्ट हमारे पार्ट 9 भी, तो यहाँ पे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि 9A 9B तो आपको देख के लग रहा है कि ये अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए होंगे। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 ये भी अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। पार्ट 9 को भी अमेंडमेंट के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कौन सी अमेंडमेंट है? तो बहुत ही आसान है इसको समझना, याद करना। तो जब पंचायत की बात होती है, तो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9 को ऐड की गई। इनिशियली पार्ट 9 थी, पर उस पार्ट 9 में पहले जो स्टेट्स को 4 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसमें पार्ट 'D' के स्टेट्स थे। तो जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद, पार्ट 9 को हटा दिया गया और उसकी जो सब्जेक्ट मैटर थी तो उसको भी हटा दिया गया। फिर बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद पार्ट 9 को वापस से डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें जो अब सब्जेक्ट मैटर है वो डील करती है पंचायत से। इसलिए पार्ट 9 जो है वो भी ध्यान रखेंगे कि वो अमेंडमेंट के थ्रू आई है। पार्ट 9 ये म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर बात करती है, और म्यूनिसिपैलिटी की बात होती है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये किस साल थी? ये भी थी 1992 में। तो पार्ट 9 ए कब ऐड की गई? ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड की गई। अब पार्ट 9 भी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, ये ऐड की गई 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू पार्ट 9 बी को, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है, उसको ऐड की गई। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, तो उसकी जो अगर हम बात कर लें, तो 242 पे ये खत्म हो रही है हमारी यूनियन टेरिटोरीज, तो 243 से शुरू होगी। तो पंचायत जो जाती है वो 243 से 243 ओ तक है। फिर पार्ट 9 ए 243 ओ के बाद क्या आएगी? ओ के बाद क्या आती है? पी। तो 243 पी से 243 जेड जी तक जाएगी। और पार्ट 9 बी जो है, उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक आर्टिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी आर्टिकल्स हैं, ये तो 9 हो गई। पार्ट उसके बाद पार्ट 10 आ जाती है। पार्ट 10 बात करेगी शेड्यूल्ड एरिया, जो ट्राइबल एरियाज की। फिर पार्ट 11 बात करती है सेंटर स्टेट रिलेशंस की। इस तरह से आगे हम जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी पार्ट्स को और उनके जो प्रोविजंस हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में हम जानते हैं कि ये शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात होती है। शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात होती है, और कितने लैंग्वेजेस हैं टोटल? वो टोटल हमारे पास अभी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। आप कमेंट में मुझे बताना कि सबसे लेटेस्ट एडिशन शेड्यूल लैंग्वेजेस
सबसे लास्ट में यानी कि 22वीं शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी थी। तो शेड्यूल लैंग्वेजेस 22 हैं, इसमें से कौन सी नहीं है, तो हम देखेंगे कि मैथिली को बाद में ऐड की गई, संथाली को भी बाद में ऐड की गई और डोगरी को भी बाद में ऐड की गई। बस यह जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। तो जो हमारी सही आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश। अब आपके सामने ये काम कि हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है और मैंने आपको एक बेहतर तरीका भी बताया हुआ है कि ये जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं उसको किस तरह से याद किया जा सकता है। मैं आपको एक फिर से आइडिया दे देता हूँ कि आप यहाँ से शुरू करना, साउदर्न स्टेट्स से शुरू करना। तो साउदर्न स्टेट्स में आपको चार ऐसे स्टेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चार स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तेलुगु है, इधर आपको कन्नड़ है, मलयालम और तमिल। तो चार लैंग्वेज तो यही पे है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो आंध्र प्रदेश के ऊपर आपको उड़ीसा है, तो यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज को ले लो। फिर उसके ऊपर बंगाली है, उसके ऊपर असमीज आपको मिलेगी। फिर इधर आओ तो आप यहाँ पर देखो कि नेपाल है, तो नेपालीज को भी शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड की गई है। फिर बिहार में आप देखेंगे कि एक मैथिली लैंग्वेज चलती है। तो मैथिली लैंग्वेज जो मिथिला रीजन है बिहार की, वहाँ पे मैथिली लैंग्वेज है, वो भी एक शेड्यूल 8 लैंग्वेज है। फिर इसी तरह से आप जब वेस्टर्न कोस्ट पे आएंगे तो कोंकण कोस्ट है, तो कोंकणी एक लैंग्वेज है। फिर गुजरात के वेस्ट में जाएंगे तो सिंध प्रदेश है, तो सिंधी एक लैंग्वेज है। गुजराती फिर एक दूसरी लैंग्वेज हो जाएगी, मराठी यहाँ पे लैंग्वेज है। इस तरह से आप जाओ तो आपको इधर कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे संथाली है, डोगरी है और एक और है ट्राइबल लैंग्वेज। एक और ट्राइबल लैंग्वेज है जो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, पर आप इसकी जो वीडियो देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी वो कौन सी लैंग्वेज है। फिर हिंदी नॉर्दर्न इंडिया में बोली जाती है, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज। तो ऐसे करके आपको 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आसानी से याद हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो हमारी 8th शेड्यूल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायत। पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो किस पार्ट में है। कंटेंट इन प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत आर कंटेंट इन। तो अभी मैंने आपको बताया कि पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 9 में है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 243 से 243 वो है। पार्ट 9 को ऐड की गई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पार्ट 8 किस चीज को डील करती है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये यूनियन टेरिटोरीज की बात करती है। पार्ट 9 it deals with municipalities and part 10 deals with schedule and tribal areas। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज और इसके जो आर्टिकल्स हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी तक हमारी बात खत्म हो जाएगी कौन सी आर्टिकल तक, 243। तो ये जो अगली आर्टिकल है 244 और 244 ए, ये बात करेगी शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के लिए। शेड्यूल एरियाज के लिए आर्टिकल 244 है और ट्राइबल एरियाज के लिए आर्टिकल 244 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेंट हाउ मेनी शेड्यूल्स। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि शुरू में 8 शेड्यूल थे और जो 9 शेड्यूल ऐड की गई वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड की गई। उससे भी आप आइडिया लगा सकते थे कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रही है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रही है कि आर्टिकल 370
आर्टिकल 370 was placed under which part of the constitution? तो आर्टिकल 370, हालांकि अब इसको तो रिपील कर दी गई है, पर फिर भी जो और भी आर्टिकल्स हैं जैसे 371 है, और उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स के लिए कुछ प्रोविजंस है. सो इट डील्स विथ टेम्पररी, ट्रांजिशनल, एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द स्टेट्स. तो इसमें जो हम देखते हैं कि किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा है, किसी स्टेट्स के लिए कुछ अलग टेम्पररी प्रोविजंस हैं, किसी के लिए कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं. तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. और ये जो आर्टिकल है वो ये जो पार्ट है वो पार्ट 21 में है. पार्ट 21 में आर्टिकल 370 या आर्टिकल 371 ए, 371 बी, इस तरह से हम कुछ टेम्पररी और कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं. तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ए, पार्ट 21. नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रही है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटेड टू द प्रेम्बल? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन. मुझे लगता है एक बच्चा बच्चा जो भी पॉलिटी पढ़ता है तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा. तो सिंपल सी है. इसमें ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या करो कि ईयर याद कर लो, 1976. 44th अमेंडमेंट एक्ट की जो ईयर है वो कौन सी हो जाएगी? 1978. और ये जो 52nd अमेंडमेंट आप देख रहे हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है. अगर किसी को पता है तो वो अपने मन में इसको बता सकता है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. ये जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है इट डील्स विद द 10th शेड्यूल. और 10th शेड्यूल में क्या बात होती है? 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन. 10th शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन. और एक बात यहाँ पे आप और थोड़ा समझ लो. ये जो हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं, तो ओरिजिनली 10th शेड्यूल कुछ और हुआ करती थी. ओरिजिनली 10th शेड्यूल में कुछ और हुआ करती थी. ओरिजिनली 10th शेड्यूल सिक्किम के प्रोविजंस थे इसमें, जब सिक्किम पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए थे. सिक्किम वाज इन ट्रांजिशनल स्टेज. So it deals with the special provision for Sikkim. But after Sikkim was integrated into Indian Union, then this 10th schedule was removed, and in place of it, another a 10th schedule was added later on through 52nd Amendment Act, जिसमें फिर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस डाले गए थे. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है कि 10th शेड्यूल ओरिजिनली जो 10th शेड्यूल थी तो उसमें कौन सी कौन से स्टेट के लिए प्रोविजन थे? सिक्किम के लिए थी, सिक्किम के लिए थी, नागालैंड के लिए थी क्या? एक बार प्लीज आप इसको यहाँ पे, क्योंकि मैं आप कंफ्यूज हो रहा हूँ. तो पर मुझे जहां तक पता है कि ये सिक्किम के लिए प्रोविजन थी. पर एक बार प्लीज आप इसको वेरीफाई कर लेना कहीं ये नागालैंड के लिए तो नहीं थी. पर जहां तक मुझे याद है ये सिक्किम के लिए ही प्रोविजन थी. नेक्स्ट, अभी हमने बात की 10th शेड्यूल डील्स विद, तो इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन. इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन. और ये कब ऐड की गई? ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट. और इसकी कौन सी ईयर थी? तो एक बार इसके ईयर को भी आप देख लेना, क्योंकि ईयर को लेकर तो मैं अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ. जहां तक मुझे लगता है कि ये जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ये 1985 में ऐड की गई थी. पर एक बार आप इसको फिर से इसको भी वेरीफाई कर लेना.
अब वहीं पे बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो ये कितने, ये कौन से शेड्यूल में है, तो ये 8 शेड्यूल में है। म्यूनिसिपैलिटीज 12 शेड्यूल में है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी शेड्यूल में नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कौन सी पार्ट हमने देखी थी, पार्ट 9 बी, और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल 243 जी, जेड एच से 243 जेड टी तक। तो आप यहाँ से ये चीज याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रही है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। ये तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप, पार्ट 1 डील्स विद यूनियन एंड टेरिटोरीज, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डील्स विद डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, और ये कह रही है कि आर्टिकल 368, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 368 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। तो आर्टिकल 368 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पर सवाल यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब सवाल है कि ये जो बाकी आपके पास प्रोविजंस है, ये भी तो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, तो क्या आपको इनके आर्टिकल्स पता है? तो हम अगर देखें तो जो नेशनल इमरजेंसी है, ये आर्टिकल 352 में कवर होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 पे, और प्रेसिडेंट रूल्स 356, और एक प्रोविजन है 365, जो एक क्राइटेरिया बताती है कि स्टेट्स में एक और केस है जहाँ पे जिस के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाई जा सकती है। तो आप इसको एक बार 365 को भी देख लेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 365 है, ये कहती है कि अगर कोई भी स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को मानने से मना करती है, तो प्रेसिडेंट ये समझ सकता है कि उस स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से वो नहीं चल रही है, इसलिए ये बेसिस हो बन जाती है प्रेसिडेंट रूल की भी। वो आर्टिकल 365 में है। 356 डील्स विद, ये तो एक्सप्लिसिटली से प्रेसिडेंट रूल के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन करती है। अब एक और सवाल है कि ये जो 368 है, तो ये किस पार्ट में, 368 कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी पार्ट है? So it comes under part 20 of the Constitution, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस देख रहे हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस 20 से तो पहले होंगे, और ये 19 ना हो करके ये है 18th, पार्ट 18 में इमरजेंसी और पार्ट 20 में अमेंडमेंट। इमरजेंसी की जो प्रोविजन है, ये जो पार्ट 18 है, ये कवर करती है आर्टिकल 352 से लेकर के 360, और पार्ट 20 में एक ही आर्टिकल है, जस्ट वन आर्टिकल, वो है आर्टिकल 368। तो यहाँ से आप इस चीज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रही है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू म्युनिसिपैलिटीज आर कंटेन्ड इन। तो सिंपली म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात हो रही है, तो ये पार्ट 9 ए में। इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि ये किस एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी 1992 में। एक और चीज जो इससे रिलेटेड है वो है हमारी आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है 243 3 पी से लेकर के 243 जेड जी। पार्ट 9 बात करती है म्युनिसिपैलिटीज की, पार्ट 10 बात करती है, पार्ट 10 किस चीज की बात करती है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की, और पार्ट 11 बात करती है सेंटर स्टेट रिलेशंस की, सेंटर स्टेट रिलेशंस।
सेंटर स्टेट रिलेशंस। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 244 और 244 ए है। और ये जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं ये आ जाएगी 245 से लेकर के 263 तक। ये जो मैंने याद किया था, तो एक स्कोर आप अगर क्रिकेट के इंथुजियास्टिक क्रिकेट को लेकर के इंथुजियास्टिक हैं तो आपको ये 264 एक जाना पहचाना वर्ड एक नंबर लग रहा होगा। ये जो 264 है ये हाईएस्ट स्कोर है किसी भी किसी भी बैट्समैन के द्वारा वनडे के वनडे फॉर्मेट में। ये रोहित शर्मा ने 264 मारा था। तो ये 264 मैंने याद रखा हुआ था क्योंकि इससे पहले तक जो है वो पार्ट 11 की प्रोविजंस यहाँ पे आते हैं, और 264 से लेकर के एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 300 ए है। तो जो राइट जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया 300 ए में। तो इस बेसिस पे मैंने इसको याद किया हुआ था। तो ये जो आर्टिकल कवर हो जाएगी नेक्स्ट हमारी पार्ट 12 में कवर। और पार्ट 12 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 300 ये हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो पार्ट 12 में जो प्रोविजंस हैं या जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी सूट्स। तो ये सारे प्रोविजंस पार्ट 12 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रही है हमसे कि विच शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ओथ्स और अफर्मेशंस, तो ये कौन सी शेड्यूल है? ये शेड्यूल है थर्ड शेड्यूल। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, थर्ड शेड्यूल हमारी बात करती है ओथ्स और अफर्मेशंस की। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी बी, थर्ड शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? आर्टिकल 51 ए में। आर्टिकल 50 क्या बात करती है? आर्टिकल 50 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आर्टिकल 48 ये क्या बात कर रही है? आर्टिकल 52 क्या बात कर रही है? ये आप खुद से पता करना। खुद से पता करने का मतलब है कि जब आप खुद से पता करते हैं तो ये आपकी मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक खेले रहती है। इसलिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भी हो तो चलेगा, बट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस इसके एक एक आर्टिकल एक एक टर्म्स एक एक प्रोविजंस आपको टिप ऑफ द टंग ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रही है हमसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड हाउ मेनी पार्ट्स। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गई ये तो। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, 22 पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356, तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368। तो प्रेसिडेंट्स रूल जो हो जाएगी वो आर्टिकल 356। तो करेक्ट आंसर हमारी सी हो जाएगी, प्रेसिडेंट्स रूल। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रही है? तो ये हमसे कह रही है कि फिफ्थ शेड्यूल, कौन सी शेड्यूल? फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल प्राइमरीली डील्स विथ, तो फिफ्थ शेड्यूल प्राइमरीली डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन की बात फिफ्थ शेड्यूल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 21। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट 101st amendment to 2016 is associated with।
तो 101वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जीएसटी से। 101वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जीएसटी से रिलेटेड है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच आर्टिकल विच आर्टिकल provides for the right to constitutional remedies? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, सबको पता है ये। इसमें रिट सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है, जिससे वो 5 तरह के रिट्स जारी करती है। और ये कौन कौन से रिट्स हैं? ये है हैबियस कॉर्पस, वो वारंटो, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन और मैंडेमस। तो ये 5 तरह के रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जारी करती है। ये रिट्स हाई कोर्ट भी जारी करती है। हाई कोर्ट के पास भी ये रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 226। यहाँ पे एक दोनों के बीच डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है वो हाई कोर्ट से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे राइट्स के लिए भी जारी कर सकती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग रिट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए ही सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है, वहीं हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकती है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 23। द 11th शेड्यूल द 11th शेड्यूल was inserted by। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि 11th शेड्यूल क्या है और इसकी प्रोविजन क्या है। सो 11th शेड्यूल की प्रोविजन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पंचायत से। और पंचायत के बारे में जो भी प्रोविजन है ये आपको पता है कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के थ्रू 11th शेड्यूल को ऐड किया गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बाकी के लिए भी बताया हुआ है, जैसे 74th के लिए भी बताया हुआ है, 86th के लिए भी बताया हुआ है। इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को लाई गई थी। 97th के थ्रू कोऑपरेटिव्स लाई गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिली थी। और इसमें पार्ट 9B को ऐड की गई थी और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 243 ZH से 243 ZT तक कवर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। तो चलिए पता करते हैं कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। पार्ट 3 ये फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। पार्ट 4 डीपीएसपी से मैच करती है। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी से मैच करती है। पार्ट 5 यूनियन टेरिटोरीज। पार्ट 5 किससे रिलेटेड है? पार्ट 5 रिलेटेड है यूनियन से। और यूनियन के जो आर्टिकल्स हैं वो 52 से 151 तक है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स कितने हैं मैंने आपको कई बार बताया हुआ है अभी। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो 12 से 35 है। डीपीएसपी के आर्टिकल्स 36 से 51 है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 है। और 51 के बाद क्या आएगी? 52 आएगी। और ये कहाँ तक जाएगी? 151 तक जाएगी। तो पार्ट 5 की जो मैचिंग होगी वो किससे होगी? यूनियन टेरिटोरी से ना होकर के यूनियन से। यूनियन टेरिटोरीज किस पार्ट में है? यूनियन टेरिटोरीज खुद पार्ट 8 में। पार्ट 8 में। और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? 239 से 240। 25th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगी हमारी सेट 1 की। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रही है हमसे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 1।
द नाइन्थ शेड्यूल was introduced to protect certain laws from judicial review। तो बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको बताया कि नाइन्थ शेड्यूल को कब ऐड की गई थी। ये सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी 1950 में। और क्या पर्पस था इसका? लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो कुछ लॉज बनाने थे, उन लॉज को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ना कर दे, इसलिए उसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल करके उसको प्रोटेक्ट किया गया। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। दूसरी स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि ट्वेल्थ शेड्यूल रिलेट्स टू म्यूनिसिपैलिटीज। बिल्कुल सही बात है, ट्वेल्थ शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। थर्ड स्टेटमेंट, सिक्स्थ शेड्यूल अप्लाइज टू ऑल ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे आप जब भी देखते हैं कि कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप ऑल देख रहे हैं, या ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स जैसे नन, एवरी, इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना पड़ेगा। वैसे भी ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछी जाती है। और वैसे भी ये जो स्टेटमेंट है, सिक्स शेड्यूल अप्लाइज टू ऑल ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया, तो ऑल ट्राइबल एरियाज नहीं है ये, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज के लिए ये सिक्स शेड्यूल है। ये सिर्फ असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज के लिए सिक्स शेड्यूल में प्रोविजन है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट थर्ड वाली गलत हो जाएगी, थर्ड गलत हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर जो हमारी होगी वो कौन सी होगी? वन एंड टू। तो ये हमारी पहली सेट यहाँ पे खत्म हो गई। ऐसे हमारे पास तीन सेट और है, जिसमें हम इन अमेंडमेंट्स, इन आर्टिकल्स को ही कवर करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन बार बार होती रहे, रिफ्रेश होती रहेगी। तो अभी जो एग्जाम से हम बस 2 हफ्ते दूर हैं, तो इन 2 हफ्तों में ये चीजें जो आप अभी 3-4 सेट में यानी कि 100 क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे, तो वो आपको ज्यादा देर तक रिटर्न रहेगी, और एग्जामिनेशन में आप इसको बेहतर तरीके से रिकॉल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपने कुछ सीखा होगा, और उम्मीद ये है कि आप इसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप इसको अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे जो यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के साथ, हमारे अगले 25 क्वेश्चन के साथ, और उसमें हम डील करेंगे, उसमें हम समझेंगे और भी बातों को, और भी चीज़ों को, और भी कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, अमेंडमेंट्स को, पार्ट्स, शेड्यूल्स को हम वहाँ पे फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन आएगी वो उसकी जो स्टैंडर्ड है वो, ये तो अभी पहली सेट है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे यहाँ पे, पर जैसे जैसे हम अभी आगे जाएंगे, यानी कि 25-30 क्वेश्चंस के बाद, तो वो आपको एग्जामिनेशन के जो स्टैंडर्ड है उससे मैच करेगी क्वेश्चन। तो आप इस चैनल से बने रहें, इससे जो ये जो सीरीज है ये, इससे आप बने रहो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो सीरीज है पॉलिटी की और हिस्ट्री की, या जो भी है करंट अफेयर्स वगैरह की, जब तक एग्जामिनेशन है तब तक, अब अभी 26 जुलाई को पेपर है, तो 25 जुलाई तक ये आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ चलती रहेगी आपके रिवीजन के लिए। तो इस चैनल को आप बेसिकली सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर वहाँ पे और भी बातें होंगी। तो मीनवाइल, टेक केयर, रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न टुडे, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। So see you in the next video.